वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म कि इम्पीरियलिज्म बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म कि इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, इसको कॉलोनियलिज्म से कंपेयर भी करेंगे और इसको समझेंगे। इसके बाद काजेज़ ऑफ इम्पीरियलिज्म, इसके काजेज़ क्या होते हैं, थ्योरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म, इसकी थ्योरीज क्या हैं, और सबसे आखिर में नियो इम्पीरियलिज्म जो आज के मॉडर्न दौर में है, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इम्पीरियलिज्म क्या होता है इसके हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म कि इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है। अब इम्पीरियलिज्म को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉलिसी ऑफ पावरफुल स्टेट। तो ये पावरफुल स्टेट की पॉलिसी होती है टू कनकेयर और डोमिनेट, किसी ने कनकेयर करना है या डोमिनेट करना है वीकर स्टेट्स एंड कंट्रीज़ के, जो वीकर स्टेट्स या कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये पावरफुल स्टेट की पॉलिसी होती है। ठीक है, किस चीज़ की, कि इन्होंने कनकेयर करना या डोमिनेट करना है वीकर स्टेट्स को या कंट्रीज़ को। अब ये जो पॉलिसी ऑफ पावरफुल स्टेट है ये कब बनती है, ये कब उभरती है, जब व्हेन अ कंट्री बिकम्स मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, कि जब कोई कंट्री मिलिटरीली, ठीक है, आर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी कंट्री की जो आर्मी है उसका जो असला है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाता है, वो मॉडर्न हो जाता है, तो वो जाहिर सी बात है उसमें एक नेचुरल डिज़ायर आती है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को डोमिनेट करे या कनकेयर करे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो इम्पीरियलिज्म है ये बेसिकली दूसरे कंट्रीज़ को कनकेयर करने की या डोमिनेट करने की एक बाकायदा पॉलिसी है। इसको हम आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। इसको हम कंट्रास्ट करते हैं कॉलोनियलिज्म के साथ। कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि अ नेशन डायरेक्टली कंट्रोल एंड सेटल्स इन अ फॉरेन टेरिटरी। इंपीरियलिज्म में ये लाजमी नहीं होता कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके फिजिकली सेटल हो और फिजिकली वहाँ के जो कंडीशंस हैं, यानी वहाँ के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल हैं या सोशल हैं, उसको कंट्रोल करे। लेकिन कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि एक कंट्री फिजिकली जाके, जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में आया, तो फिजिकली वहाँ से ब्रिटिशर इंडिया में आए, यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, सारा उन्होंने कंट्रोल किया और अपने निज़ाम से चलाया, अपने हिसाब से चलाया। इसी तरह इम्पोजिंग कॉलोनाइजर्स कल्चर, लॉस एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जो भी कॉलोनाइजर आता है वो अपना कल्चर, अपने लॉज, अपना इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आता है। इसी तरह कॉलोनियलिज्म इज़ मोर डायरेक्ट एंड इन्वॉल्व एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज एंड लेबर ऑफ द कॉलोनाइज्ड टेरिटरी। तो जाहिर सी बात है जैसे ब्रिटिशर हिंदुस्तान में आए थे तो हिंदुस्तान के जितने भी रिसोर्सेज थे, हिंदुस्तान की जितनी भी लेबर थी, उन्होंने अपने मकासद के लिए, अपने लिए इस्तेमाल की। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनाइज़र। तो कॉलोनियलिज्म में हमें ये मिलता है कि एक कंट्री फिजिकली दूसरे कंट्री में जाता है और उसके रिसोर्सेज को, उसके लॉस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। और इम्पीरियलिज्म ये बेसिकली एक ब्रॉडर पॉलिसी है, एक आइडियोलॉजी है कि जिसमें एक पावरफुल कंट्री जो मिलिटरीली एडवांस होता है वो दूसरे कंट्रीज़ को कनकेयर करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, तो जिस तरह मॉडर्न इंपीरियलिज्म में हम देखते हैं कि ये फिजिकली नहीं है, जिस तरह मॉडर्न इंपीरियलिज्म में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो, जिस तरह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी, वो इकोनॉमिकली यानी वर्ल्ड बैंक के ज़रिए या IMF के ज़रिए दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को कंट्रोल करते हैं। कॉलोनियलिज्म में क्या था, डायरेक्ट जाके करते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी या वीक कंट्रीज़ की, उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो सोशल सिस्टम है, जो कल्चरल सिस्टम है, उसको वो कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली मॉडर्न इंपीरियलिज्म में ये सारा इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। इसको मैं लास्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ से हमने इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में डिफरेंस देखा। अब आगे हम देखते हैं इंपीरियलिज्म के हवाले से किसके काजेज़ क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं काजेज़ ऑफ इंपीरियलिज्म, किसके काजेज़ क्या हैं। अब सबसे पहले आता है मिलिट्री माइट। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जब भी कोई कंट्री मिलिटरीली एडवांस होगा तो जाहिर सी बात है उसमें एक नेचुरल डिज़ायर पैदा होगी कि वो दूसरे कंट्रीज़ को कनकेयर करे या डोमिनेट करे। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं मुगल्स वर्सेस ब्रिटिशर। जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तो यहाँ पर जो मुगल थे, जाहिर सी बात है मिलिटरीली वो ज़्यादा एडवांस नहीं थे, जबकि ब्रिटिश के पास जो असला था वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस था। तो जब ब्रिटिशर में और मुगल्स में फ़ाइट हुई तो जाहिर सी बात है उसमें जो ब्रिटिश थे वो विन कर गए, वो जीत गए। इस तरह रेड इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर। ब्रिटिशर जब अमेरिका में गए तो वहाँ के जो नेटिव्स थे, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, तो वो भी काफ़ी बैकवर्ड थे मिलिटरीली, जबकि ब्रिटिशर्स जो थे ये यूरोप से गए थे और काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस थे। तो इनमें भी जो जंगें हुई इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको फतह हुई। इस तरह बुशमन वर्सेस ऑस्ट्रेलियंस। यूरोपियन जब ऑस्ट्रेलिया में गए और वहाँ के जो नेटिव थे, जिन्हें बुशमन कहा जाता है, तो उसमें भी जो यूरोपियन थे, जाहिर सी बात है उनको फतह हुई। तो इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश था वो एक इंपीरियल पावर है जिसने मुगल्स को, जो मिलिटरीली वीक थे, इस तरह रेड इंडियंस को और बुशमन को, ये सारे जो मिलिटरीली वीक थे, इनको शिकस्त दी और ख़ुद ब्रिटिश मिलिटरीली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब मिलिट्री माइट किसी कंट्री की इंक्रीज़ करती है, वो ज़्यादा एडवांस होती है, तो वो फिर दूसरे कंट्रीज़ को कनकेयर करता है।
इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब कोई कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल होता है तो वो फिर दूसरे कंट्रीज़ को पॉलिटिकली या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। तो हिंदुस्तान की अगर हम मिसाल देखें तो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी उस तरह से नहीं रही जिस तरह ब्रिटिश में थी। तो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, ठीक है, सिख भी थे, मराठा भी थे, प्रिंसेस भी थे, इस तरह ट्राइबल लीडर्स भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्शंस हमें हिंदुस्तान में नज़र आती थी। और हिंदुस्तान का जो बादशाह होता था तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, यानी कि ब्रिटिश में जो बादशाह था उसके पास एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती थी। इसी तरह ब्रिटिश में वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी काफ़ी डिफरेंट था, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी था। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं, यानी जोग्राफिकली ब्रिटिश काफ़ी छोटा था, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम थी। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो ब्रिटिश का जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, वो काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है, ऑर्गेनाइज था। जबकि हिंदुस्तान का अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं तो वो उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं था। हिंदुस्तान में जो बादशाह था उसको मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, मराठा, प्रिंसेस उस तरह से नहीं एक्सेप्ट करते थे, यानी कि उस तरह से सेंट्रली एक्सेप्ट नहीं करते थे जिस तरह ब्रिटिश के अंदर वहाँ का जो किंग था उसको एक्सेप्ट किया जाता था। तो सारी सी बात है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी सिचुएशन थी हिंदुस्तान के अंदर जिसमें जो मुस्लिम्स थे वो जहाँ पे अक्सरियत में थे वहाँ पे रूल कर रहे थे, हिंदू जहाँ पे थे वो वहाँ पर कर रहे थे, सिख पंजाब में कर रहे थे, मराठा अपने एरियाज़ में, प्रिंसेस की अपनी प्रिंसली स्टेट्स थी, इस तरह जो ट्राइबल लीडर्स थे उनकी अपनी अपने अपने रीजन्स में पावर्स थी। तो इस सूरत हाल में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान पॉलिटिकली स्टेबल होता। तो सारी सी बात है, इसी चीज़ का जो ब्रिटिश था जो कि पॉलिटिकली स्टेबल था उसने फ़ायदा उठाया और यहाँ पे कब्ज़ा किया। इसी तरह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो जो भी इंपीरियल पावर होती है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। तो जब इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री एडवांस होता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। तो अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसके नतीजे में जो यूरोप था और ख़ास तौर पे जो बरतानिया था वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली एडवांस हो गया, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो गया। तो जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होता है तो उसको क्या चाहिए होती है, मार्केट्स, कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसको वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके सेल करना चाहता है। तो जब वो दूसरे कंट्री में जाके सेल करना चाहता है तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर क्या करता है, उस कंट्री को कॉलोनाइज़ कर लेता है। कॉलोनाइज़ जब करता है तो फिर वो कॉलोनी उसी की होती है और फिर उस कंट्री की प्रोडक्ट सिर्फ उसी कंट्री में जाती हैं। तो हिंदुस्तान को चूँकि बरतानिया ने अपनी कॉलोनी बनाया तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर वही प्रोडक्ट्स होती थी जो बरतानिया अपनी लेके आता या फिर ब्रिटिश की मर्ज़ी से वो यहाँ पर आती। तो एक ये चीज़ थी जिसकी वजह से ब्रिटिश इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस था और वो इंपीरियल पावर बना। इसी तरह अगर हम हिंदुस्तान के हवाले से बात करें तो हिंदुस्तान में जो जंग प्लासी हुई 1757 में, इस तरह जो बुगज़र की जंग हुई 1764 में, तो इसके बाद ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में टैक्स कलेक्ट करने के जो इख्तियारात थे वो हासिल कर लिए, ठीक है, ख़ासतौर पर बंगाल के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिलते थे। तो ये सारी की सारी अथॉरिटी इन्होंने हासिल कर ली। इस तरह जो लोकल इंडस्ट्री थी हिंदुस्तान की वो ब्रिटिश ने तबाह कर दी। यहाँ पर जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, ठीक है, इस तरह जितनी भी यहाँ पर सनतकारी थी वो सारी की सारी ब्रिटिश ने तबाह की और सारी की सारी जो इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश में शिफ्ट कर दी। अब यहाँ से रॉ मटेरियल जाता ब्रिटिश में, वहाँ से प्रोडक्ट्स बन के वापस हिंदुस्तान में आती। तो इस चीज़ ने ज़ाहिर सी बात है लेड किया कि जो इकोनॉमिकली ब्रिटिश था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ। तो यहाँ से हमें पता चला कि इकोनॉमिकली एडवांस होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है कोई भी कंट्री इंपीरियल पावर बन सकता है। नंबर 4, इंटेलेक्चुअल डिस्पैरिटी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की, लर्निंग की, आर्ट की, फ़िलोसफी की, नॉलेज की, तो इसमें हमें यूरोप काफ़ी आगे नज़र आता है। ज़ाहिर सी बात है हमारा जो खित्ता है इसमें भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन मॉडर्न दौर में हमें इस हवाले से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिलती। तो अगर हम स्टीम इंजन की बात करें, टेलीग्राफ की बात करें, रेलवे की बात करें, तो ये सारा का सारा हमें यूरोप से मिलता है, ठीक है। हिंदुस्तान ने या इंडिया में, इंडियन रीजन की हम बात करें तो वहाँ से हमें ये चीज़ें जो मॉडर्न दौर की ज़्यादा हैं ये कम मिलती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है स्टीम इंजन की वजह से, टेलीग्राफ की वजह से, रेलवे की वजह से और भी बहुत सारी दूसरी साइंस की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो यूरोप था, ख़ास तौर पर जो बरतानिया था, उसको काफ़ी तरक्की मिली और इंपीरियल पावर बनने में उसने अपना एक किरदार अदा किया। तो ये कुछ काजेज़ हैं, ठीक है, जो कि इंपीरियलिज़म की तरफ लीड करते हैं। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थ्योरीज़ ऑफ इंपीरियलिज़म कि इंपीरियलिज़म को प्रमोट करने के लिए या इंपीरियलिज़म को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कौन सी थ्योरीज़ हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रेशियल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज़म, ठीक है, जो कि बेसिकली फ्रॉम इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी जो इंपीरियल कंट्री होगा, जो ब्रिटिशर होंगे या फ्रेंच है जिस तरह, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपीरियलिज़म कैसा है ये उसको बताते हैं। अब ये क्या कहते हैं, देयर ओन नेशनल करैक्टर, यानी जो इंपीरियल कंट्रीज़ हैं ये अपनी बात कर रहे
रहे हैं, देयर ओन नेशनल करैक्टर, कल्चर, सिविलाइजेशन इज़ सुपीरियर। अब जो रेशियल थ्योरी है ये बेसिकली इसका मेन आर्गूमेंट ये है कि ये कहते हैं कि जो इंपीरियल पावर होती है, ठीक है, वहाँ के जो लोगों की रेस है वो सुपीरियर है, ठीक है। चूँकि वो सुपीरियर लोग हैं, लिहाजा उनको चाहिए कि जो इन्फीरियर रेसेस हैं या जो वीक कंट्रीज़ हैं या जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं या जो अनसिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, तो इन सुपीरियर रेसेस का ये काम है कि उनको जाके सिविलाइज्ड करें। ठीक हो गया। तो ये जिस तरह लिखा है कि हैंस सुपीरियर मस्ट एक्सपैंड एंड कनकेयर वीकर या इन्फीरियर, तो ज़ाहिर सी बात है जो सुपीरियर हैं उनको चाहिए कि जो इन्फीरियर हैं उनको जाके कनकेयर करें और उनको सिविलाइज्ड करें, ठीक है, उनको कल्चर बताएं कि क्या कल्चर होता है और उनको भी अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। तो ये किसका कहना है? ये रेशियल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म का कहना है। इसी तरह टू एक्सपैंड एंड फिल गॉड्स अर्थ विद सुपीरियर पीपल, तो रेशियल थ्योरी क्या कहती है कि आपने क्या करना है? एक्सपैंड एंड फिल, ये जो खुदा की ज़मीन है इसको आपने एक्सपैंड करना और भरना है किससे? गॉड्स अर्थ विद सुपीरियर पीपल, जो सुपीरियर लोग हैं, रेस और कल्चर। तो चूँकि ब्रिटिशर एक इंपीरियल पावर है, तो ब्रिटिशर के लोग चूँकि सुपीरियर हैं, ठीक है, ये रेशियल थ्योरी का कहना है, तो उनको चाहिए कि वो खुदा की ज़मीन को जाके भरें, उसमें एक्सपैंड करें और रूल करें, ठीक है। सुपीरियर पीपल हैं, रेस हैं, कल्चर है, तो जो इन्फीरियर लोग हैं उन पर जाके वो रूल करें, उनको सिखाएँ कि सही चीज़ें क्या होती हैं, सिविलाइजेशन क्या होती है, कल्चर क्या होता है, ठीक है, उनको जाके एजुकेट करें। तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह नाम से ही हमें पता चल रहा है ये एक रेशियल थ्योरी है और एक ख़ास किस्म की रेस को ये सपोर्ट करती है, तो ज़ाहिर सी बात है ये इंपीरियलिज़म या इंपीरियलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वही इसको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इस हवाले से एक पोइम है वो आप लाजमी पढ़िए, वाइट मैन्स बर्डन बाय रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। तो ये पोइम आप पढ़ेंगे तो जो रेशियल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज़म है इसकी आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, तो इसको आप अलग से गूगल कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज़म के मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है। अब ये बेसिकली इंपीरियलिज़म को क्रिटिसाइज़ करती है, पीछे जो हमने देखा ये इंपीरियलिज़म को प्रमोट करती है। तो इसको समझने के लिए लाजमी है कि आपको पता हो कि मार्क्सिज्म क्या होता है, कम्युनिज़म क्या होता है, सोशलिज़म क्या होता है, कार्ल मार्क्स कैपिटलिज़म को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप अलग से मेरी इन पर वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो इंपीरियलिज़म है ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज़म है, ठीक है। कैपिटलिज़म आपको पता है कि एक सरमायादारी निज़ाम है, एक तरफ वो लोग होते हैं जो हैव्स नॉट होते हैं, एक तरफ वो लोग जो होते हैं जो हैव्स होते हैं, यानी एक तरफ सरमायादार लोग होते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ वर्कर्स होते हैं। अब वो लोग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं वो वर्कर्स को हायर करते हैं, उनकी जो लेबर है उसको एज अ कमोडिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनसे जो भी उन्होंने काम करवाना होता है वो करते हैं। उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो उनकी जो मिनिमम तनख्वाह है उसको सेट करते हैं। अब जो वर्कर होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनके पास खुद इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ को परचेज़ कर सके या खरीद सके, लेकिन उनकी बनाई हुई चीज़ महंगे दामों बिकती है, जिसका जो प्रॉफिट होता है वो खालिस्तान उस बंदे को जाता है जिसकी वो फैक्ट्री होती है, जिसकी वो इंडस्ट्री होती है, जिसको हम उसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली सारा का सारा कैपिटलिस्ट के पास जाता है, जो कि बेसिकली सरमायादार है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और जो वर्कर है उसको सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके या अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। हालांकि वो जो कैपिटलिस्ट है वो सारी की सारी उन प्रोडक्ट्स को बेच के मुनाफा कमा रहा है जो कि वो वर्कर्स बना रहे हैं। तो इस सारे निज़ाम को हम कैपिटलिज्म का निज़ाम बोलते हैं। और जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये कहती है कि जो इंपीरियलिज्म है ये कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है, क्योंकि पीछे हमने एक बात पढ़ी थी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में कि जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिकली एडवांस होता है, उसकी इंडस्ट्री डेवलप करती है, तो फिर उसको मार्केट चाहिए होती है कि जहाँ पे वो जाके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एडवांस हो जाती है, तो अपने कंट्री की जो ज़रूरियात हैं उससे ज़्यादा वो पैदा करना शुरू कर देती है। तो जब वो ज़्यादा पैदा करना शुरू करती है तो ज़ाहिर सी बात उसने बेचना तो है, तो फिर वो क्या करती है, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाती है। और पहले दौर में जिस तरह हमने देखा कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके उनको अपनी कॉलोनी बना लेते और फिर वहाँ पर अपनी जो भी चीज़ें थी वो जाके उनको सेल करते। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो बेसिकली इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है कि इंपीरियलिज्म में चूँकि कंट्रीज़ जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी अपनी पावर्स को अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर लेते हैं। तो ये कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है, ठीक है। एक्सपैंड फ्रॉम बाउंड्रीज ऑफ वन नेशन इन क्वेस्ट ऑफ मार्केट टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री जब डेवलप करती है तो फिर उसको नई मार्केट्स चाहिए कि जहाँ पे वो अपना जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सके। दिस लेड कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल इन फ्यू कंट्रीज़, ठीक है, जो इंपीरियल पावर्स होती हैं। तो जो दौलत होती है वो चंद कंट्रीज़ के हाथों में आ जाती है। जिस तरह ब्रिटिश था तो उसके बारे में कहा जाता है कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश ने इतनी उसने कॉलोनीज़ बनाई, ठीक है, इतने कंट्रीज़ पे उसने कब्ज़ा कर रखा था कि उसका जो सल्तनत थी उस पर कभी भी सूरज ग्रूब नहीं होता था। तो क्या था कि उसने सारी जो मार्केट्स थी, जो कंट्रीज़ थे, उस पर कब्ज़ा किया हुआ था और वहाँ पे वो जो अपनी प्रोडक्ट्स थी उनको सेल करता था। इसी तरह जो बाकी कंट्रीज़ थे, जिस तरह फ्रांस है, इसके अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ रीजन्स पे कब्ज़ा किया हुआ था। इस तरह इन्होंने पहले अमेरिका पे भी किया था, बहरहाल वो अलग बात है। तो इससे क्या था बेसिकली कि जो पूरी
पूरी दुनिया की दौलत की कंसंट्रेशन थी वो चंद कंट्रीज़ के हाथों में थी, ठीक है, वो उन्हीं के हाथ में सारा सरमाया था। इंपीरियलिज्म इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि जो इंपीरियलिज्म है ये कैपिटलिज्म की आखिरी स्टेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जिस तरह बरतानिया चाहता है कि वो जो सारी कंट्रीज़ हैं उस पे कब्ज़ा कर ले और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल करे। फ़र्ज़ करें अमेरिका चाहता है कि वो भी ऐसा करे, कंट्रीज़ पे कब्ज़ा करे, फ्रांस चाहता है वो भी ऐसा हो, नीदरलैंड चाहता है ऐसा ही हो। तो जब सारे कंट्रीज़ ये चाहेंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ हों, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स हों जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि वो कंट्रीज़ फिर आपस में फ़ाइट करेंगे, जिसमें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। तो इस चीज़ को बेस बना के जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो कहती है कि जो इंपीरियलिज्म है, ठीक है, ये बेसिकली लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। जब इंपीरियलिज्म होता है तो उसके बाद कैपिटलिज्म ने ख़त्म हो जाना है, फिर एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगी जिसमें जो सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी जिसको उन्होंने कम्युनिज्म का नाम दिया। तो ये बेसिकली मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ठीक है। इसको डिटेल से देखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं कि मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है। तो उसका मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में हम देखते हैं नियो इंपीरियलिज्म कि यह बेसिकली क्या चीज़ है। अब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि नॉट थ्रू डायरेक्ट टेरिटोरियल कंक्वेस्ट, यानी पीछे हमने देखा कि जो ब्रिटिश था जब हिंदुस्तान में आया तो उसने यहाँ पे डायरेक्ट अपनी कॉलोनी बनाई, डायरेक्ट यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, सोशल सिस्टम था उसको कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये नॉट थ्रू डायरेक्ट टेरिटोरियल कंक्वेस्ट है या कॉलोनाइजेशन है, बट थ्रू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड मिलिटरीली मीन्स। और ये सारा का सारा क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। अब इसको हम नीचे देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि नियो इंपीरियलिज्म क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें आता है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। तो जिस तरह पीछे बात हो रही है कि माजी में क्या था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को फिजिकली कंट्रोल करता और उसको अपनी कॉलोनी बना लेता और फिर जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो वहाँ पे जाके सेल करता। लेकिन मॉडर्न दौर में क्या है कि जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है, अब किसी भी कंट्री को अगर लोन चाहिए IMF से या वर्ल्ड बैंक से तो वो उस पर कुछ शर्तें लगाता है जिसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है ये बेसिकली नियो इंपीरियलिज्म की एक फॉर्म है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना होगा कि नियो लिबरलिज्म क्या है, ठीक है, जो कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी है। नियो लिबरलिज्म में क्या होता है, उनका जो मेन आर्गूमेंट है कि जो ट्रेड है वो बेसिकली फ्री होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होनी चाहिए। किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पर रेगुलेशन ना लगाए कि कितनी किसी ने एक्सपोर्ट करनी है, कितनी किसी ने इंपोर्ट करनी है, ड्यूटीज़ लगाए या ना लगाए। तो नियो लिबरलिज्म ये कहता है कि ड्यूटीज़ कम से कम होनी चाहिए, टैक्सेस कम से कम होने चाहिए, जो ट्रेड है वो फ्री होनी चाहिए, जहाँ से मर्जी प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री में जाए, जहाँ से मर्जी जिस मर्जी में आए। अब इसमें होता क्या है कि इसमें होता ये है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियली पहले से एडवांस हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो गुड्स हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी होती हैं। और जो वीकर कंट्रीज़ होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी नहीं होती। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में वो जाती हैं, जब फ्री ट्रेड होती है तो जो वीक कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं वो उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तो अगर आपको IMF से या वर्ल्ड बैंक से कर्जा चाहिए तो वो हमेशा आपसे कहेंगे कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है इसको आप लागू करें। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो यही कहेंगे कि आप अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरल करें, आप इसको प्राइवेटाइज़ करें, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल बजट है उसको कम से कम करें, यानी आप अस्पतालों पे, एजुकेशन पे, सोशल वेलफेयर पे, सब्सिडी पे जो बजट लगा रहे हैं इसको ख़त्म करें और जितनी भी आपकी स्टेट ओन्ड चीज़ें हैं उसको प्राइवेटाइज़ करें। तो प्राइवेटाइजेशन में जिस तरह मैंने बताया वही होता है कि फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, वो इसको परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपकी जो इकोनॉमी है वो लिबरल हो जाती है, ठीक है। आपकी जो इकोनॉमी है वो गिर जाती है क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाती। तो अल्टीमेटली जो फ़ायदा होता है वो किसको होता है? इंपीरियल पावर को ही होता है, यानी जो पहले से ही इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियली एडवांस होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के दौर में जो नियो इंपीरियलिज्म है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी माजी में क्या होता था, जिस तरह बरतानिया अगर हिंदुस्तान में आया तो यहाँ पे उनका अपना वाइसराय होता, अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता, अपनी इनकी काबीना होती, अपने इनके गवर्नर होते और बाकी जो भी निज़ाम था वो सारा का सारा वो फिजिकली खुद कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आज के दौर में नियो इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्टिंग सर्टन पोलिटिकल फैक्शंस, कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, सर्टन पोलिटिकल फैक्शंस कि जो उनकी फेवर में होती हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस, उनके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं और बैकिंग मिलिट्री कप्स, या फिर वो जो मिलिट्री कप्स हैं उसको बैक करते हैं। तो पाकिस्तान में हमें इसकी अच्छी मिसालें मिलती हैं, ठीक है, टू इंस्टॉल फेवरेबल गवर्नमेंट्स। तो इसकी हमें मिसाल भी मिलती है ईरान में जो मोहम्मद मुसद्दक थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे 1952 में, लेकिन चूँकि अमेरिका को और बरतानिया को ये पसंद नहीं थे तो उन्होंने एक ऑपरेशन के ज़रिए इनको रिमूव करवा दिया, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में भुट्टो की मिसाल आपके सामने है, ठीक है, इसको मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं।
तो इस तरह से आज के दौर में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो मॉडर्न इंपीरियल पावर्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ पर रखती हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाती हैं, जो उनको पसंद ना हो उसको वो गिरा देती हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर आता है कल्चरल इंपीरियलिज्म, कि जिसमें आता है डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड कंज्यूमर कल्चर। कि आप जो फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, कार्टून देखते हैं, ठीक है, आप कपड़े पहनते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो भी आप जानते हैं कि जो मॉडर्न इंपीरियल कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्हीं की तरफ से सारा कुछ आ रहा है, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें आता है मिलिट्री प्रेजेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें हमें अमेरिका के हवाले से अच्छी मिसाल मिलती है कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, ठीक है। तो इसमें आप ये पढ़िए, द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल अबाउट 750 बेसिस इन एटलीस्ट 80 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। तो अमेरिका अपने कंट्री से यानी अपनी टेरिटरी से निकल के 750 बेसिस हैं उसकी पूरी दुनिया में, तकरीबन 80 कंट्रीज़ में, एंड स्पेंड्स मोर ऑन इट्स मिलिट्री दैन नेक्स्ट 10 कंट्रीज़ कंबाइंड। तो अमेरिका के बाद आप दूसरा, तीसरा, चौथा, अगले 10 कंट्रीज़ को भी मिला दें तो अकेले अमेरिका की जो मिलिट्री का बजट है वो उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से बहरहाल आप इस चीज़ को देखिए कि आप अपने कंट्री के अंदर रह के जो मर्ज़ी करते रहें, जितना मर्ज़ी आप बजट लगाएं, जैसे मर्ज़ी आपके अपने जो बॉर्डर्स हैं उसको आप प्रोटेक्ट करें, लेकिन 750 बेसिस आपने पूरी दुनिया में बनाई हैं और 80 कंट्रीज़ में आपकी प्रेजेंस है, तो ये नियो इंपीरियलिज्म नहीं है तो फिर क्या है। तो इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए ये आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री वाइज बताया कि कुवैत में कितनी है, तुर्की में कितनी है, इटली में कितनी है, ठीक है। ये सारी अमेरिका की बेसिस हैं, ठीक है। 750 बेसिस हैं 80 कंट्रीज़ में, और किस कंट्री में कितनी है ये सारा यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आता है लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज़ हैं वो हमेशा ये चाहेंगी कि फ्री ट्रेड हो, ठीक है। फ्री ट्रेड में क्या होता है कि उनको हमेशा बेनिफिट होता है, चूँकि उनकी जो इंडस्ट्री होती है वो पहले से डेवलप की होती है। वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं और सस्ती होती हैं, जबकि जो वीक कंट्रीज़ होते हैं उनकी जो इंडस्ट्री होती है वो बैकवर्ड होती है और उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाती इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी हैं। तो अब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री है वो हमेशा ये चाहेगी कि फ्री ट्रेड हो, यानी कि कोई भी कंट्री की जो हुकूमत है वो इस चीज़ की पे पॉलिसीज़ ना लगाए कि कौन सा कंट्री कितनी इंपोर्ट कर सकता है, कितनी एक्सपोर्ट कर सकता है, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे वो ड्यूटीज़ या टैक्सेस ना लगाए। वो चाहते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि चूँकि इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदा चाहेगा कि वो उसी को परचेज़ करे। इसी वजह से यही होता है कि आमतौर पर जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो लोग परचेज़ नहीं करते, बल्कि जो बाहर से प्रोडक्ट्स आती हैं उसको परचेज़ करते हैं। तो जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हमने मोटरसाइकिल लेनी है, हमने कार लेनी है, तो हम प्रेफर करते हैं कि जो लोकली बनी है उसको हम ना लें, बल्कि जो फ़ॉरेन बनी हुई है, ठीक है, उसको हम प्रेफर करें। तो यही वो चीज़ है जो कि इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज़ चाहती हैं, जिसको लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहा जाता है या इसको नियो लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो बेनिफिट इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज़ ओनली, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो लिबरलिज्म इन IR मेरी अलग से वीडियो है, वो भी आप डिटेल से देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल सकता है। तो ये था बेसिकली नियो इंपीरियलिज्म। तो ये था ओवरऑल इस वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंपीरियलिज्म होता क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, थ्योरीज़ क्या हैं और नियो इंपीरियलिज्म क्या है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक्स जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, IR की थ्योरीज़, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाकिस्तान की हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे आप अलग से जानना चाहें तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।